capital gain arise when you have capital asset and there is a transfer of it. We have learned definition of capital asset, then we learned definition of transactions which are regarded as transfer, and then transactions which are not regarded as transfer. तो ट्रांसफर की डेफिनेशन अगर पता चल गई और कैपिटल एसेट पता चल गई तो मुझे पता चल गया कि कैपिटल गेन अराइज हो रहा है कि नहीं. अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो वी शैल नॉट डायरेक्टली मूव ऑन टू कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. पहले ये चेक कर लेंगे कि वो कैपिटल गेन ऐसा तो नहीं कि वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10. तो अब हम जानने जा रहे हैं कि कौन कौन से कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10. अगर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करने की आवश्यकता है ही नहीं, राइट. और यहां पे जो एग्जेम्पशन भी है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मतलब पूरे कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन है, ₹1 का टैक्स नहीं लगना. सो कंप्यूटेशन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. आइए चलिए देखते हैं. कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10. Capital gain on transfer of US 64, right? Section 1033, capital gain on transfer of US 64. This is section 1033. US 64 क्या है? ये UTI की यूनिट है. US 64 is the UTI unit. मतलब यूटीआई का म्यूचुअल फंड है यूएस 64. और आपको यह बता दें कि यूएस 64 अब तक का हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड रहा है. अब तक का ये सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड रहा है. ये यूएस 64 समवेयर अराउंड 1964 इशू भी हुआ था, या 1964 के आसपास ही इशू हुआ था. और आज तक का ये हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड है. क्यों म्यूचुअल फंड सबसे पॉपुलर है आइए समझा देते हैं आपको. ये जब इश्यू हुआ था तो इसकी प्राइस थी ₹10 और विद इन अ मंथ्स टाइम ये ₹20 हो गया था. सोचिए जरा, एक महीने में पैसा दुगना हो जा रहा है. स्कीम पॉपुलर हो जाएगी कि नहीं मार्केट में? हो गई. ₹10 का ये इशू हुआ, महीने भर में इसकी प्राइस मार्केट में ₹20 हो चुकी थी और साल भर आते आते इसकी प्राइस ₹100 हो चुकी थी. या सोच के देखिए, किसी ने ₹1 करोड़ लगाए हैं तो वो ₹10 करोड़ बन गया है साल भर के अंदर. ऐसा भी कहीं प्रॉफिट देखने को मिलता है क्या? यूएस 64 ने ये कर दिखाया था, राइट. अभी भी समय बहुत ज्यादा नहीं हो गया. लोग साल भर बाद भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें. ₹10 से ₹100 हो चुका था. वो मोटा मोटी एक साल बाद अब उसकी पोजीशन ये थी कि वो ₹200 हो चुका था. वो 200 हुआ, 400 हुआ, ₹800 हुआ, वो ₹1200 तक गया. मतलब ₹10 की चीज अगर हम 2002 तक की बात करें या 2001 तक की बात करें, 1964 में जो चीज ₹10 की थी, 2001 तक जाते जाते वो ₹1300 हो चुकी थी. कैन यू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहां से कहां पहुंच गया? 130 गुना. ₹10 की चीज ₹1300 पहुंच चुकी थी. इफ यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज तो वो 1300 लाख रुपीज हो चुका था. 13 करोड़ रुपए हो गया था. 10 लाख रुपए 13 करोड़ रुपए बन गया है. 10 लाख मतलब यस 13 करोड़ रुपीस बन गया वो. तो ये इस कदर बढ़ रहा था. अब गवर्नमेंट कह रही है कि यूएस 64 पे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, मतलब पब्लिक खूब कमा रही है और कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है. ऐसा है क्या? आइए पढ़ते हैं. कहता है एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट ऑफ यूएस 64 इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स where the transfer of such asset takes place on or after April 1, 2002. कह रहा है कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा यूएस 64 पे अगर ट्रांसफर 1/4/2002 के बाद हो रहा है. अब मैं आपको 2002 से कहानी सुनाता हूं इसकी. ये उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया. ये ₹1300 से 2002 में ये लगभग ₹500 पे आ चुका था. फिर ये ₹200 तक गया नीचे.
गिरते गया गिरते गया गिरते गया, आज इसका भाव जानते हैं क्या है? ये 1 रुपए से भी नीचे है, ये 1 रुपए से भी नीचे है। इसकी वैल्यू आज पैसे में है, रुपया भी पूरा नहीं है, पैसे में आज इसकी वैल्यू है। जब सोचिए, क्या लोगों ने 1300 रुपए पे भी इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल किया था, क्योंकि ये इस कदर बढ़ रहा था ना कि लोगों को लग रहा था पता नहीं कितनी वैल्यू इसकी हाई होगी। वो 10 रुपए से 1300 रुपए तक गया था, लोग 1300 रुपए पे भी इन्वेस्ट किए हैं और आज उसकी वैल्यू 1 रुपए से भी नीचे है। मतलब कई सौ करोड़ रुपए जिसने लगा रखे हैं ना, वो कुछ लाख रुपए भी आज नहीं बचे। इतना नुकसान है आज की तारीख में US 64 में, जिन्होंने भी 2001 के आसपास इन्वेस्ट किया है पैसे, उसके पहले भी इन्वेस्ट किए थे। तो भाई ये तो 10 रुपए से बढ़ते बढ़ते 1300 तक गया था। आज तो हम तो ये कहेंगे किसी ने भी किसी भी भाव पे इन्वेस्ट किया हो सबको घाटा है आज तो, क्योंकि 1 रुपए से नीचे इश्यू प्राइस ही 10 रुपए थी 1964 में। सबको बात समझ में आ रही है कि US 64 की क्या पोजीशन रही। अब सरकार जानती है कि US 64 में बेचने पे लोगों को जबरदस्त घाटा होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि वो घाटा रिकॉग्नाइज ही ना करना पड़े, तो सीधे सीधे कह रही है US 64 पे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया तो ना तो इनकम से मतलब है ना लॉसेस से मतलब है, और इनकम तो कोई कमा नहीं सकता, सरकार को मालूम है, इसलिए टैक्स आएगा। जो टैक्स छोड़ना पड़ा सरकार को, ऐसी तो कोई नौबत आनी नहीं है, क्योंकि कोई कमा ही नहीं सकता US 64 में आज की तारीख में। हर कोई US 64 बेचेगा, घाटा ही घाटा होना है। और गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे तो निश्चित है ना फायदा देखना है ना घाटा देखना है। समझ में आ रही है बात सबको? आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, उस पर कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब होता है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ, कानून ने आपकी जमीन जबरदस्ती ले ली शहर की खेती वाली, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 1037। तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 1037। मैं काम करता हूं कि आपको खेती वाली जमीन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो एक जगह लिखवा देता हूं। आप भी मेरे साथ ये चार्ट बनाइए, लिखिए एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल है तो क्या होगा, अर्बन है तो क्या होगा। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो नॉट अ कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो नो कैपिटल गेन विल अराइज। अगर वो अर्बन लैंड है, अगर वो अर्बन लैंड है तो दो बातें आती हैं, क्या उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, मतलब सरकार ने जबरदस्ती ले लिया है, या फिर अदर ट्रांसफर है, मतलब खुद से किए हो। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन है तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1037। और अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का खुद से भी ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा बच्चों, लेकिन उसके बाद सेक्शन 54B में इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन मिल जाती है। मतलब खेती की जमीन में हर जगह फायदे का स्कोप है। अगर गांव की खेती की जमीन है तो भाई कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल गेन जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, ठीक है। अगर शहर की खेती की जमीन है और सरकार ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया तो पूरी इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037। और अगर आपने खुद से भी शहर की खेती की जमीन बेची तो क्या होगा, आपको 54B में एग्जेम्पशन लेने का ऑप्शन है। और 54B बेसिकली इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन होता है। जो बेच के पैसा आया है ना, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना होता है। और करना कहां है ये भी आपको बता ही देता हूं लगे हाथ। खेती की जमीन बेच के आप अगर दूसरी खेती की जमीन खरीद लें, खेती की जमीन बेच के अगर आप दूसरी खेती की जमीन खरीद लें तो आपको बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 54B में।
अगर अदर ट्रांसफर है तो एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 54B। ठीक है, ये बात अवेलेबल अंडर सेक्शन 54B क्यों लिखा है? क्योंकि आपको अवेल करना पड़ेगा भाई, वो इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, और भी वैसे तो एग्जेम्पशन के ऑप्शंस हैं यहां पे। अगर एक खेती की जमीन बेचे हो तो 54EC, EE ये सब ऑप्शन भी हैं, वहीं पे चल के पढ़ेंगे। जब 54 सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि और भी बड़े सारे ऑप्शन हैं बेनिफिट लेने के। ठीक है, इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा तो आपको हमेशा पूरी पिक्चर एग्रीकल्चर लैंड की क्लियर रहेगी। अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। Should I? Any transfer of urban agriculture land on compulsory acquisition is exempt if the following conditions are satisfied. Number one, the SAC is an individual or HUF. He or it owns an agricultural land situated in urban area. The SAC is an individual HUF. He or it owns an agricultural land situated in urban area. There is a transfer of the agricultural land by way of compulsory acquisition, or the consideration for transfer is approved or determined by the central government, not by state government or RBI. देखिए, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है। ठीक है, खेती की जमीन शहर में है और गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है एग्जेम्पशन का, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए है। जैसे टाटा टी कंपनी है, उसका मान लीजिए उनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, सरकार कंपल्सरी एक्वायर कर रही है, तो क्या उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी? नहीं, वो कंपनी है। एग्जेम्पशन किसके लिए है? सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए है। He or it owns an agricultural land situated in urban area. There is a transfer of the agricultural land by way of compulsory acquisition, or the consideration for transfer is approved or determined by the central government or RBI. The agricultural land was used by the SSC and or his parents if the land was owned by an individual for agricultural purposes during 2 years immediately prior to the date of transfer. कह रहा है कि एक तो ये बोल दिया कि ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड का हो रहा हो कंपल्सरी एक्विजिशन के द्वारा। ठीक है, और कंसिडरेशन कौन अप्रूव कर रहा हो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो RBI। कंपल्सरी एक्वायर कौन कर रहा हो? कंपल्सरी एक्वायर गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत भी कंपल्सरी एक्वायर कर सकती है। लेकिन उसकी कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा? पैसा कितना देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI? ये कह रहा है। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब समझा रहा है। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब होता है जब सरकार आपकी जमीन ले लेती है। सरकार का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सब है। मतलब आपका म्युनिसिपैलिटी भी आपकी जमीन ले सकता है, लेकिन उसका मुआवजा कौन डिसाइड करेगा कितना दिया जाना चाहिए? वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर RBI। ये है कंपल्सरी एक्विजिशन। अब खेती की जमीन कहेंगे किसको? अब खेती की जमीन में तो इतना फायदा है, बेचने पे फायदा है, ये हर जगह दिखाई दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि राज अग्रवाल भी अगर कोई जमीन खरीदेंगे तो कोशिश करेंगे कि वो खेती की जमीन कही जाए उसको? मान लीजिए हम तो इन्वेस्टर हैं, हम तो जमीन खरीदेंगे तो निश्चित है बेच देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बेच देंगे। हम खेती तो नहीं करेंगे क्योंकि खेती मुझे नहीं आती, ना हम खेती कराएंगे, वो मेरा बिजनेस भी नहीं है। ठीक है, तो मैं खेती की अगर जमीन खरीदूंगा तो क्या ये प्रयास करूंगा कि वो जमीन को खेती की जमीन कही जाए? हाँ, प्रयास तो जरूर करूंगा, क्योंकि खेती की जमीन कहने से उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा प्रयास मैं जरूर करूंगा। तो क्या मैं ऐसा प्रयास नहीं करूंगा कि एक काम करता हूं खेती की जमीन कही जाए? जैसे मान लीजिए मैंने एक जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की, अब मुझे मालूम है कि 1 साल बाद ये 2 करोड़ की बिक जाएगी। मैंने जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की और 1 साल बाद उसे ये 2 करोड़ रुपए में बेच दूंगा, साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए पे अगर इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा तो भाई 1 करोड़ रुपए कैपिटल गेन होगा, तो टैक्स भी देना पड़ जाएगा। ठीक है, और मैं 30% स्लैब में फॉल करता हूं तो समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो 30 लाख रुपए तो सरकार ही ले लेगी टैक्स। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, यहां पे खेती करा देता हूं ताकि ये खेती की जमीन कहलाए। मैंने एक लेबर वहां पे रखा 10,000 रुपए का, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लेबर रखा 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर, और उसको कहा कि इस 1 करोड़ रुपए की जमीन पे तुमको जो मर्जी आए उगाओ, काटो, बेचो, खाओ, जो करना हो करो, 10,000 रुपए तुम हमसे और ले लेना।
वो जो मर्जी करना करो, हमको फसल से भी मतलब नहीं है, वो भी तुम्हारा 10,000 रुपया महीना भी हमसे ले जाना। मैंने साल भर में कितना पैसा खर्चा किया जा सोचिए, 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 1,20,000 रुपए लगा के मैंने उस जमीन को खेती की जमीन बना दी, और 1 करोड़ रुपए का जो गेन आया, 2 करोड़ में जमीन बेचे तो 1 करोड़ रुपए जो गेन आया, उस पर 30 लाख रुपए का टैक्स बच गया, बस 1,20,000 रुपए लगा के। हमने तो बल्कि उसको कहा था खेती खेती खेलो, कुछ भी करो, दिन भर जमीन को खोदो, कुछ करो, खेती की जमीन ये कहलाएगी बस। क्या ऐसे में मुझे कैपिटल गेन बच जाएगा? सरकार कहती है नहीं, बेवकूफ नहीं है, ये फायदा किसान के लिए है, राज अग्रवाल जैसे इन्वेस्टर के लिए नहीं है। गवर्नमेंट कहती है इसे खेती की जमीन तब कहेंगे जब राज अग्रवाल खुद धोती पहन के आएंगे और 2 साल तक लगातार खेत जोतेंगे, यानी मेरे किसी को लगा देने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, कहती है द एग्रीकल्चर लैंड वॉज यूज बाय द एसएससी के द्वारा यूज था, एंड और हिज पेरेंट्स, या फिर उसके पेरेंट्स खेती कर रहे हैं, इफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ध्यान दीजिएगा, किसी लेबर को लगा के खेती कराएंगे तो वो खेती की जमीन नहीं कहलाएगी, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि एसएससी टैक्स पेयर तुम खुद खेती करो या तुम्हारे माता पिता खेती करे, और वो भी 2-4-10 दिन खेती करने से नहीं चलेगा। हमने सोचा एक काम करते हैं, आज जमीन बेचना है, 10 दिन लगातार खेती कर लेते हैं, खुद ही कर देते हैं, ठीक है, लेबर बन के खेती करना शुरू कर दिया। सरकार के लिए ऐसे भी नहीं चलेगा, 2 साल तक खेती होनी चाहिए तुम्हारे द्वारा, ड्यूरिंग 2 years इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। बेचने से 2 साल पहले तक लगातार तुम खेती कर रहे थे, तब उसे खेती की जमीन कहेंगे और टैक्स माफ होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये तो पॉसिबल नहीं ना है कि हम टैक्स माफ कराने के लिए 2 साल तक खेती करने लग जाएं और आपको क्लासेस देना बंद कर दें। तो अब देखिए सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया कि देखिए इन्वेस्टर को टैक्स देना पड़ जाएगा, ये तो किसान है जिनको गवर्नमेंट टैक्स माफ कर रही है, इसलिए कंडीशन भी यही लगाइए कि खेती तुम करो या तुम्हारे माता पिता करें, तब हम उसको खेती की जमीन मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसेट में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म दोनों में ये बेनिफिट है। तो क्या क्या सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो रहा है? सेक्शन रट लेना है बच्चों, सेक्शन 1033 याद कर लेना है। 1033 में एग्जेम्पशन किस बात की है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ US 64, और 1037 में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन। तीसरा है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अमरावती। एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अगर अमरावती में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। ये है कि हम आपको बताते हैं, अमरावती एक जगह है जहां पे सरकार बड़ी सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रही है, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि अमरावती में जितना भी सरकार काम कर रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं वहां पे, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक वहां की जमीन मकान सब बेच के गवर्नमेंट को दे दे, लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि वहां पे गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं कर रही, जबरदस्ती किसी से नहीं ले रही है, ऑफर कर रही है, कह रही है कि आप अपनी जमीन बेच दो, मकान बेच दो, ठीक है। और मुआवजा भी बहुत लंबा चौड़ा दे रही है। अगर 1 लाख रुपए की जमीन है तो 4-4 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफर भी कर रही है, तो बहुत सारे लोग बेच भी रहे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को और सरल बनाने के लिए क्या किया, कहा कि जिन लोगों को भी कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचने पे जो फायदा हो रहा है, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अमरावती, ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट की बड़ी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं, तो आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी कि क्या हो रहा है मार्केट में। गवर्नमेंट इन जमीन को खरीद रही है और वहां पे लंबे चौड़े कंसिडरेशन दे रही है, और जो लोग भी जमीन बेच रहे हैं, जो भी फायदा हो रहा है उनको उस पर टैक्स नहीं देना है, ये गवर्नमेंट ने कहा है। Section 1037A inserted with retrospective effect from 1/4/2015 to provide that transfer of capital asset being immovable property in Amravati under land pooling scheme shall be exempt। सरकार की उस स्कीम का नाम है लैंड पूलिंग स्कीम, कि हम आपकी लैंड को पुल कर लेंगे, खींच लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। तो जो अमरावती में लैंड पूलिंग स्कीम चल रही है, जिसके तहत सरकार आपकी जमीनों को खींच रही है, ले रही है, वहां पे अगर आपकी जमीन आपके हाथ से जाती है तो ऐसे में जो भी आपको फायदा हुआ है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 एग्जेम्पशन थी सेक्शन 10 में पढ़ लिया हमने। एक तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की, दूसरा था US 64 था, और एक हो गया अमरावती में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है लैंड पूलिंग स्कीम के तहत। अंडरस्टूड एवरीवन?
चलिए, अब अगर एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है बच्चों, तो मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होती है, आइए देख लेते हैं। चलिए मेरे साथ साथ नोट कीजिए। अब मुझे करना है कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन। कैपिटल एसेट था, उसका ट्रांसफर हो गया और वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है सेक्शन 10 में, तो कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। हेडिंग दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी दो प्रकार का होता है, क्योंकि कैपिटल एसेट दो प्रकार के होते हैं बच्चों। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है, आप लिखते हैं सबसे पहले सेल कंसिडरेशन। बच्चों मेरे साथ साथ नोट करना शुरू कर दीजिए। सेल कंसिडरेशन, इसमें से हम लोग घटाते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें से हम घटाते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और हम घटाते हैं एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर, और जो बचा है इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे कंप्यूट किया जाता है, सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाया जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटाया जाता है, और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर घटाया जाता है, तो मुझे मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नोट करिए। ठीक है, अच्छा, सेल कंसिडरेशन का मतलब होता है कितने में बिका, वो लिखा जाता है सेल कंसिडरेशन में। जैसे मान लीजिए मैंने एक जमीन 5 लाख रुपए की बेची, तो सेल कंसिडरेशन हम लिखेंगे 5 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदे थे 2 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए लिख दिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या जमीन खरीदने के बाद आपने कुछ उसमें इंप्रूवमेंट किया था? हाँ, हो सकता है जमीन खरीदे थे तब तो बिना बाउंड्री की जमीन थी, फिर मैंने उसमें बाउंड्री करवाया, गेट लगवाया, फिर उसके बाद 5 लाख में बेचा है, तो इंप्रूवमेंट कुछ हुआ था। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपने उसमें और कुछ इंप्रूव किया और पैसे लगाए। ठीक है, जैसे कभी कभी नहीं होता, हमने मकान खरीदा था, ठीक है, मकान कितने का खरीदा, 20 लाख रुपए का, लेकिन 20 लाख रुपए में फिर 10 लाख रुपए और लगाया उस मकान में। ठीक है, उस पूरे मकान को सही कराया जहां जहां प्रॉब्लम थी, 10 लाख रुपए और लगाया, 30 लाख रुपए का हो गया, अब 50 लाख का बेचे, तो सेल हो गई 50 लाख रुपया, कॉस्ट हो गई 20 लाख रुपया, और 10 लाख हो गया इंप्रूवमेंट। जितना पैसा आप खरीदने के बाद और लगाते हो उसे इंप्रूव करने के लिए, वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी क्या मेरा था, हाँ, मैंने 1 लाख रुपए लगा के बाउंड्री वगैरह ये सब कुछ कराई थी, ठीक है, गेट वेट लगवाया था, तो 1 लाख रुपए ये हो गया, ये भी घटा लो, खर्चा ही है। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर का मतलब है क्या बेचते समय, ट्रांसफर के समय, बेचते समय कुछ खर्चा लगा, बेचने का खर्चा। हाँ, ये जो जमीन बिकवाई है ये किसी ब्रोकर ने बिकवाई है, ठीक है, तो ब्रोकर ने बिकवाई है तो उसने अपनी ब्रोकरेज चार्ज की हमसे। ठीक है, उसने हमसे बोला था कि भाई मैं ब्रोकरेज लूंगा, 1% की ब्रोकरेज लूंगा, तो ठीक है 1% मैंने उसको ब्रोकरेज भी फिर दिया। कितना हो जाएगा 1%, 5,000 रुपया। उसने मेरी 5 लाख की जमीन बिकवाई तो मैंने उसे 1% ब्रोकरेज भी दिया जिसने बिकवाया था, तो मेरा टोटल खर्चा ये है 3,05,000 रुपया। 2 लाख की जमीन खरीदी, 1 लाख रुपए में बाउंड्री कराया, बेचते समय 5,000 रुपया का खर्चा और लग गया, 3,05,000 रुपए का खर्चा, ये 5 लाख रुपए में बिका, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है 1,95,000। ये होता है तरीका प्रॉपर्टी बेचने पे प्रॉफिट निकालने का, गेन निकालने का। आ गया समझ में सबको? अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, बेचते समय का खर्चा तो आपने घटा लिया, 2 लाख रुपए में जब खरीदे थे तो कुछ खर्चा लगा था, वो क्या हुआ? वो नहीं कंसीडर होगा। बच्चों, खरीदते समय अगर प्रॉपर्टी में कोई खर्चा लगता है तो वो खर्चा मिला के प्रॉपर्टी की कॉस्ट कहलाती है। मैं आपको बताता हूं, जैसे
मान लीजिए मैंने 1,90,000 रुपए में जमीन खरीदी और खरीदते समय 5,000 रुपए की दलाली दी किसी को, तो मेरे जमीन की कॉस्ट कहलाएगी 1,95,000 रुपया। बच्चों मैंने 1,95,000 रुपए पे किया, प्लस रजिस्ट्री में भी खर्चा लगा मान लो 5,000 रुपया, तो 2,00,000 रुपया हो गया। इनफैक्ट खरीदते समय जितना पैसा लगता है टोटल पैसा मिला के वो कहलाती है प्रॉपर्टी की कॉस्ट। ये जो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल रहा हूं ना, इस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, खरीदते समय जितना पैसा लगा। ठीक है, ये नहीं जब हम यहां 2,00,000 रुपया बोल रहे हैं, जमीन 2,00,000 रुपए की थी, इसका मतलब 2,00,000 रुपए की जमीन नहीं थी, बस 2,00,000 रुपए में जमीन की कॉस्ट होगी, उसका रजिस्ट्री का खर्चा होगा, कोई ब्रोकर दिलाया होगा तो उसकी ब्रोकरेज होगी, सब मिला के लिखा है बच्चों। ठीक है, इसीलिए बस बेचते समय का खर्चा अलग से घटा है, खरीदते समय का अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खरीदते समय का सारा खर्चा इसके अंदर है। समझ में आ गया? अब अगर आप हमसे पूछोगे 2,00,000 की बाइफर्केशन तो बता सकते हैं कि देखो जिसने जमीन बेचा था उसको 1,90 दिए थे, ठीक है, 3,000 रुपए की दलाली दिए थे, 7,000 रुपए का स्टैंप पेपर लगा था, मिला के 2,00,000 रुपए का टोटल खरीदते समय खर्चा था, तो ये 2,00,000 रुपए कॉस्ट कहलाती है। 1,90,000 कॉस्ट नहीं कहलाती जमीन की, 2,00,000 कॉस्ट कहलाती है। समझ में आ गया सबको कैसे निकालते हैं कैपिटल गेन? अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं, इसका प्रेजेंटेशन एक दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ये सेल कंसिडरेशन में से पहले आप क्या कीजिए, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर घटा दीजिए और उसे कहिए नेट सेल कंसिडरेशन। बताऊं कैसे? आइए दिखाता हूं। हम पहले क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे सेल कंसिडरेशन, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर, घटाने के बाद जो आएगा इसे कहा जाता है नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें से हम दो चीजें घटा देते हैं, मतलब पहले सेल में से खर्चा घटा लो बेचते समय का, जैसे ये वाला था ना, ये लास्ट में घटाने की बजाय ये पहले यही घटा दो, ये वाला पहले घटा दो इसमें से, और फिर बाकी की दो चीजें घटा लो। ठीक है, बात तो एक ही है ना, 100 रुपए घटाना है, 10 रुपए घटाना है और 20 रुपए घटाना है, तो पहले 100 घटाओ फिर 10 घटाओ फिर 20 घटाओ, या पहले 20 घटा लो फिर 100 और 10 घटा लो, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले एक्सपेंसिव इन कनेक्शन विद ट्रांसफर घटा लीजिए, नेट सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंसिव घटाने के बाद जो आता है उसको नेट सेल कहते हैं, और इसमें से दो चीजें घटा ली जाती हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फर्क नहीं पड़ता आप एग्जाम में क्या लिखते हो कैसे लिखते हो, क्योंकि तीनों चीजें घटानी है एक करके, ये मेन मुद्दा है। हमने ये बात इसलिए बता दी कि कभी आपको नेट सेल कंसिडरेशन जैसा टर्म दिखाई देते तो आप परेशान ना हो जाएं कि ये क्या चीज है, तो आपको पता रहे कि सेल में से जब हम एक्सपेंसेस घटाते हैं तो उसे कहा जाता है नेट सेल कंसिडरेशन, क्योंकि यहां पे नेट सेल कंसिडरेशन जैसा कोई वर्ड आ ही नहीं रहा था इस कंप्यूटेशन। तो बस ये वर्ड सिखाने के लिए मैंने क्या किया है, ये चीज आपको बताई है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अंडरस्टूड? आइए अब मैं आपको सिखाता हूं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लिख रहे हैं ना सभी लोग? आप लिखेंगे सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर। राइट, ये कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
जो अंतर है वो बस इतना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्स वर्ड लगा दिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंडेक्स वर्ड लगा दिया। बाकी जैसे शॉर्ट टर्म कंप्यूट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म। अब ये इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। अगर एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है तो कॉस्ट में और इंप्रूवमेंट में इंडेक्सेशन, महंगाई का इंपैक्ट लगा दिया जाता है। जैसे अगर आपने एसेट खरीदी थी 5 साल पहले तो एसेट लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि एसेट जो कट ऑफ है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनाने का वो 1 साल, 2 साल और 3 साल है। तो 3 साल से ऊपर तो हर हाल में हर एसेट लॉन्ग टर्म बनी जाती है। कुछ साल भर पे बन जाती है, कुछ 2 साल पे बनती है और कुछ बैलेंस 3 साल पे बन जाती है। यानी 3 साल पे तो सभी लॉन्ग टर्म बनी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म बनेगी तो जितने आप खरीदारी के समय से लेके बिक्री के समय तक का जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो डाल देना होगा कॉस्ट पे। इंप्रूवमेंट जब आपने कराया था तो इंप्रूवमेंट पे भी इंडेक्सेशन का इफेक्ट डाला जाएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट जो आपने कराया है और आज के समय में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो निश्चित है महंगाई का इंपैक्ट वहां पे भी डाल दिया जाएगा। और खर्चा जो बेचते समय लगा है घटा दीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। यही है तरीका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारी चीज समझनी है। मतलब इसमें जितने टर्म यूज हो रहे हैं, इंडेक्स टर्म समझेंगे ये अलग से, इसमें क्या क्या वर्ड यूज हो रहे हैं। तो सेल कंसिडरेशन यूज हो रहा है तो ये समझ लेते हैं। एक्सपेंसिव इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, इसका मतलब समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब समझ लेते हैं और इंडेक्सेशन का मतलब समझ लेते हैं। सेल समझ लीजिए, एक्सपेंसिव इन कनेक्शन विद ट्रांसफर समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब समझ लीजिए और इंडेक्सेशन का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं बुक से। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेल कंसिडरेशन का मतलब। सेल कंसिडरेशन को ही कहा जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यही है सेल कंसिडरेशन। हम इसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है कि मान लीजिए मैंने एसेट बेची है 10 लाख रुपए की और मुझे 2 लाख रुपए ही रिसीव हुआ है। मैंने 10 लाख की एसेट बेची, अभी रिसीव 2 ही लाख रुपए हुआ है, तो भी सेल कंसिडरेशन जो होगी वो फुल कंसिडरेशन होगी, यानी कि 10 लाख रुपया। वो 2 लाख रुपए नहीं होगी कि अभी 2 लाख रुपए आई है इसलिए 2 लाख रुपए, नहीं। वो जितनी आपकी फुल कंसिडरेशन है दैट शैल बी कंसिडर्ड टू बी सेल कंसिडरेशन। इसीलिए वर्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी बोलते हैं। Point number 1, full value of consideration is the consideration received or receivable by the transferor in lieu of asset which he has transferred. Asset acquired may be received in cash or in kind. If it is received in kind, then fair market value of the asset acquired is taken as full value of consideration. कहता है full value of consideration का मतलब है the consideration which has been received or receivable, मिल गया है या मिलने वाला है, in lieu of asset transferred, जो asset transfer किए उसके बदले में। एसेट एक्वायर्ड में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। जो आपने एसेट एक्वायर किया है वो कैश में भी रिसीव हो सकता है, काइंड में भी रिसीव हो सकता है। मतलब बदले में आपने नगद दिया हो, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है कोई दूसरी एसेट दे दी हो, ठीक है। इफ इट इज रिसीव्ड इन काइंड, कुछ दे के अगर आपको एसेट मिली है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड इज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लीजिए मैंने लैंड दिया, लैंड गिवन, बिल्डिंग टेकन, ठीक है, जमीन दिया है तो जमीन की सेल कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, जो एसेट हम ला रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो जो दी गई एसेट है उसकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। मैंने एक्स दिया और वाई लिया, मैंने एक्स दिया, ध्यान से सुने बच्चों, मैंने एक्स दिया और वाई लिया, तो x की सेल कंसिडरेशन क्या होगी, y की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड, एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दिस शैल नेवर बी सीन बाय इनकम टैक्स दैट वेदर द कंसिडरेशन इज एडिक्वेट और नॉट। आप कहते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर एसेट को 10 लाख रुपए में बेचा है, गवर्नमेंट कहती है मैंने मान लिया तुमने 10 लाख रुपए का बेचा है, उसमें कोई डिस्प्यूट कभी नहीं होगा कि 10 लाख रुपए की जगह नहीं, मैं तो कहती हूँ कि ये 12 लाख रुपए की सेल कंसिडरेशन एंड यू आर शोइंग इट ओनली फॉर ₹10 लाख। कि आपने 10 लाख रुपए पक्के में लिए होंगे, 2 लाख रुपए कच्चे में ले लिए होंगे और आप 12 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए दिखा रहे हो सेल। गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कभी नहीं होगा, जो सेल कंसिडरेशन आप बोलोगे वो सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा।
अब प्रश्न यह है कि सेल कंसिडरेशन कोई कम दिखा ही नहीं पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। देखिए, दो पार्टी हमेशा इन्वॉल्व है। एक सेल ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व। एक सेलर है, वन हु इज सेलिंग द एसेट, और दूसरी पार्टी है बायर। ठीक है, ए ने बी को एक एसेट दिया, ठीक है, एसेट ट्रांसफर किया, और कहता है ए बी को कि एक काम करो, ये 12 लाख रुपए का मैं तुम्हें दूंगा, मुझे नगद 2 लाख रुपए दे देना, 10 लाख रुपए चेक से पेमेंट कर देना, मैं सेल 10 लाख रुपए ही दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। ए बी को एसेट दे रहा है जो कि 12 लाख रुपए की है, और ए बी से कह रहा है कि इसको ना दिखाया जाएगा सिर्फ 10 लाख रुपए की सेल, पक्की में 12 लाख की सेल नहीं दिखाया जाएगा। इसको 10 लाख की सेल दिखाते, तुम मुझे 2 लाख रुपए कैश दे दो और 10 लाख रुपए क्या करो, मुझे एक चेक से दे दो, तो मैं एंट्री कर लूंगा कि 10 ही लाख रुपए में एसेट बेचा है। ठीक है, ए ऐसा चाहता है। क्यों ऐसा चाहता है भाई? स्वाभाविक सी बात है, कम का दिखाएगा सेल तो कैपिटल गेन कम आएगा, तो ए को तो फायदा है। बी कहेगा मूर्ख समझा है क्या, क्यों दूं 2 लाख रुपए नगद में? अगर मैं इस एसेट को 10 लाख रुपए का दिखाऊंगा तो मुझे 10 लाख पे डिप्रिसिएशन मिलेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा टैक्सेस बढ़ेगा। मैं 12 लाख रुपए का एसेट को दिखाऊंगा अपनी बुक्स में तो 12 लाख पे डिप्रिसिएशन मिलेगा ना। भला मैं क्यों 10 लाख रुपए का दिखाऊं? तो ये तो इंटरेस्टेड है कम करने के लिए, लेकिन ये कहां इंटरेस्टेड है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी 12 लाख रुपए में अगर ये बेच रहा है तो बायर 12 लाख रुपए पूरा पक्के में देना चाहेगा, वो कच्चे में देना ही नहीं चाहेगा। सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें प्राइस ए और बी, बायर सेलर दोनों कम करने को तैयार है। सेलर भी चाहता है कम का दिखाया जाए, बायर भी चाहता है कम का दिखाया जाए। पता है वो क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, 2 चीजें। ए जब जमीन बेचता है बी को, 1 करोड़ का बेच रहा है, कह रहा है कि इसको चलो एक काम करते हैं 60 लाख का दिखाते हैं, तो ए को क्या फायदा है? 60 लाख का दिखाएगा, सेल कम हो गई, प्रॉफिट कम आएगा। बी को क्या फायदा है? बी को परचेज करने पे, जमीन या मकान खरीदते हो तो रजिस्ट्री के खर्चे आपको उठाने पड़ते हैं, स्टैंप पेपर का खर्चा उठाना पड़ता है, और स्टैंप पेपर का खर्चा हर स्टेट में अलग अलग है, मुझे हर स्टेट की जानकारी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में 7% चल रहा है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो बच्चे हमें यूपी के बाहर से देख रहे हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 7% के आसपास की स्टैंप ड्यूटी हर स्टेट में चल रही है। स्टैंप ड्यूटी की जो रेवेन्यू होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, तो पूरे हिंदुस्तान में एक नहीं है, हर राज्य सरकार डिसाइड करती है कि स्टैंप पेपर कितना लेना चाहिए। ठीक है, हमारे स्टेट में 7% है, ठीक है, बल्कि हमारे स्टेट में फीमेल के लिए 6.5% है और मेल के लिए 7% है। मेल अगर खरीदता है प्रॉपर्टी तो 7%, फीमेल खरीदती है तो 6.5%, आधा % की फीमेल के लिए छूट भी है। हालांकि ये छूट बहुत लंबी चौड़ी है नहीं, 10 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए है बस, तो छोड़ दीजिए, एक बार हम लोग 7% बात कर लेते हैं। तो ये जो बायर है, बायर को 7% स्टैंप ड्यूटी देनी है, तो अगर ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की दिखाएगा, खरीद रहे हैं, तो 1 करोड़ का 7% स्टैंप पेपर लगेगा, और 60 लाख की दिखाएगा तो 60 लाख का 7% लगेगा। तो इसको भी तो 7% की बचत हो रही है। जितना कम दिखाएगा परचेज, उतने का 7% बचेगा। 7% कम थोड़ी ना होता है। 1 करोड़ रुपए की अगर जमीन खरीदते हैं तो 7 लाख रुपए का तो स्टैंप पेपर लग जाता है। ठीक है, तो ये निश्चित कम करना चाहेगा। सेलर कम करना चाहता ही है ताकि उसका कैपिटल गेन कम आ जाए। वो सेल में से कॉस्ट घटाएगा तो कैपिटल गेन आएगा। जितनी ज्यादा सेल होगी तो उतना ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा कि एक हो गया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जहां पे सेलर चाहता है कि कम का सेल दिखाएं और बायर चाहता है कम का परचेज दिखाएं। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, तब दोनों लोग मस्त हो जाते हैं। ये कहता है ये कहो कि 60 का दिखा दे, तो बायर कहता है हाँ दिखा दो भाई, दिखा दो, 60 का ही दिखा दो। इसको भी बचत है, इसको भी बचत है। सरकार कहती है यही तो सारी चोरी होती है। इनफैक्ट आप ऐसा समझ लीजिए, प्रॉपर्टी में ही सारा नंबर 2 का पैसा लगा है। जितना पैसा आप नंबर 2 का प्रॉपर्टी में लगा है वो कहीं नहीं लगा है। आज मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ती क्यों है? पता है उसके पीछे कारण क्या है? लोग अपना नंबर 2 का पैसा लगा सकते हैं वहां। बायर भी इंटरेस्टेड है, सेलर भी इंटरेस्टेड है।
और आज देख लीजिए ना, ये सच बात है कि जिस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन पता है कितने का दिखाया जाता है? 50 से 60 लाख रुपए का। मतलब आधा नंबर 2 का पैसा इन्वॉल्व है। अगर 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है तो 5 करोड़ ही नंबर 1 में लगा होगा, 5 करोड़ रुपए नंबर 2 का लगा होगा। ये पक्की बात है। चलिए, हमें इससे मतलब नहीं है अभी। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई ना कि यहां पे तो दोनों लोग इंटरेस्टेड है। तो अब सरकार देखिए क्या बोल रही है। कह रही है कि मैं ये नहीं देखूंगा कि ज्यादा का बिकाए कम, जो कहोगे मान लेंगे, लेकिन सी हाउ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50C। लेकिन 50C का ध्यान रखना, 50C में यह कहता है कि मैं देखूंगा कि आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी है। अगर कम दिखाओगे तो मैं पकड़ लूंगा। और सेक्शन 50C लगता है सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग पे। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आप कम दिखाओगे तो सरकार देखेगी सही दिखा रहे हो कि नहीं, उंगली करेगी। और लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कुछ भी बेचते हो, सरकार के लिए मैं दिमाग नहीं लगाती। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम कम का बेचना चाहोगे तो बायर कौन सा तुम्हारा कम में खरीदने को तैयार हो जाएगा? बायर कहेगा पूरा पक्के में खरीदोगा। आ रही बात समझ में? जैसे मेरे बिजनेस की कार है, मान लीजिए हम किसी को कहते हैं कि 3 लाख रुपए की जगह तुम 2.5 लाख रुपए पक्के में दे दो, 50,000 रुपए कच्चे में दे दो। इंटरेस्टेड नहीं होगा, कहेगा पूरा पक्के में लो भाई 3 लाख रुपया। अब क्या 25-50,000 रुपए की नंबर 2 और नंबर 1 की अकाउंटिंग। सरकार देखिए ये छोटी मोटी चोरी नहीं पकड़ती है। 25,000 बचा लिए, 50,000 रुपया बचा लिए, अरे ये सब नहीं होता है। गवर्नमेंट की नजर उन पे है जहां सीधे तुम 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का गबन करोगे, ठीक है, 10-20 करोड़ रुपए की कैपिटल गेन को बचाओगे, ठीक है। गवर्नमेंट जानती है ये सब स्कोप लैंड एंड बिल्डिंग में है, और कहीं ये सब स्कोप थोड़ी ना इतना बड़ा। मैं अपनी पुरानी कार बेचूंगा, अरे कितना नंबर 2 नंबर 1 कर लूंगा। और कौन सा खरीदने वाला नंबर 2 में खरीदने को तैयार हो जाएगा? वो कहेगा पूरा पैसे पक्के में लो या पूरे में मुझे भी डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैं एडिक्वेट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ये सब चेक नहीं करने वाली हूं, लैंड एंड बिल्डिंग में चेक करेंगे, जो कि 50C में दिया हुआ है। तो सेक्शन 50C याद कर लीजिए, यहां पे देखा जाता है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कंसिडरेशन एडिक्वेट है कि नहीं है। अगर आप कम में बेचोगे, सरकारी मूल्यांकन देखा जाता है उसका, अगर आप कम का बेचोगे तो सरकार पकड़ लेगी आपको, कहेगी देखो कम का दिखा रहे हो उसे, ये गलत है, ठीक है। Third, it makes no difference whether or not full value of consideration is received during the previous year. Even if the full value of consideration is received in installment in different year, the entire value of the consideration has to be taken into account for computing capital gain, which becomes chargeable in the year of transfer. देखिए, मैंने प्रॉपर्टी PY 18-19 में ट्रांसफर की। कितने रुपए में ट्रांसफर की? 50 लाख रुपए में। लेकिन मुझे मिलेगा ये 10-10 लाख रुपए करके 5 सालों में। ठीक है, 18-19 में 10 लाख रुपए मिलेगा, फिर 19-20 में मिलेगा, फिर 20-21, 21-22, 22-23 में मिलेगा। कैपिटल गेन किस साल कंप्यूट किया जाएगा? जिस साल ट्रांसफर हुआ है। प्रॉपर्टी बेच दी है, सरकार कहेगी इनकम निकालो, टैक्स दो। अब इनकम किस पे निकालेगी? अभी तो 10 ही लाख रुपए मिला है, तो 10 लाख के हिसाब से नहीं, सरकार कहेगी 50 लाख रुपए तुम्हारी सेल कंसिडरेशन है। बस ऐसे समझ लीजिए, पैसा टुकड़ों में आ रहा हो, आया हो ना आया हो, सरकार को इससे मतलब है नहीं। तुमने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची, सेल 50 लाख रुपए, कॉस्ट बताओ, जो इनकम आ गई टैक्स दो। तुमको पैसा मिला नहीं मिला बाद में मिलेगा, तुम जानो ये सब। कैपिटल गेन अराइज होता है 2 चीजों पे, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। थी मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैंने बेच दिया, बस टैक्स लगेगा। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, सरकार को इससे मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सेल कंसिडरेशन का मतलब। अब हम अगला देखने जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। सेल में से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर घटाते थे ना बच्चों, सेल में से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर देखिए ये घटा रहे थे। इसका मतलब क्या होता है? कहता है बेचते समय जितना खर्चा लगता है, बेचने के लिए जितना भी खर्चा लगता है वो सेल का खर्चा है, वो घटा लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास वाराणसी में एक प्रॉपर्टी है, मुंबई की एक पार्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, लेकिन उसने कहा कि आप मुंबई आके मुझसे एक बार मिल लीजिए। मैं मुंबई गया डील फाइनलाइज करने, ठीक है, डील फाइनलाइज भी हो गई। तो पता है मुंबई जाने आने का जो मेरा खर्चा लगा है ना, वो भी सेल का खर्चा है, वो भी हम घटा लेंगे। जब हम प्रॉपर्टी बेचेंगे ना तो हम घटाएंगे कि 10 लाख रुपए तो मेरा जाने आने रहने ये सब का खर्चा लग गया, जो भी लगा एक्चुअल खर्चा लगा वो मैं घटा सकता हूं, ठीक है।
तो ऐसा समझ लीजिए, बेचने के लिए आप जो भी खर्चा करते हो प्रॉपर्टी को, वो सारे खर्चे घटाए जाते हैं। आपने बेचने के लिए ट्रेवल किया, कहीं होटल में स्टे किए, मीटिंग के लिए, वो सब खर्चा घटा लीजिए, ठीक है। Expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such transfer means expenditure incurred which are necessary to effect the transfer. Examples of such expenses are brokerage or commission paid for securing a purchaser, cost of stamp, registration fees borne by the vendor, traveling expenses incurred in connection with transfer, litigation expenditure for claiming enhancement of compensation awarded in the case of compulsory acquisition of asset. कह रहा है जितने भी खर्चे ट्रांसफर की वजह से लगे हैं सब घटा लीजिए, ब्रोकरेज वगैरह दियो, कमीशन दियो किसी को, वो घटा लो, स्टैंप पेपर का खर्चा हुआ है। देखिए बेचते समय स्टैंप पेपर का खर्चा होता नहीं है, ठीक है, बेचते समय, खरीदते समय स्टैंप पेपर का खर्चा होता है, क्योंकि जो बायर होता है वो स्टैंप पेपर का खर्चा उठाता है। लेकिन कह रहा है तुमने अगर किया है तो तुम घटाओ, तुम टेंशन मत लो। अगर सेलर जो भी खर्चा कर रहा है, स्टैंप पेपर का खर्चा सेलर बियर किया है तो वो भी घटाएगा। रजिस्ट्रेशन फी का खर्चा, जब प्रॉपर्टी बेची जाती है ना तो एक रजिस्ट्रेशन फी लगती है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन फी का खर्चा, ये रजिस्ट्रेशन फी कोर्ट फी होती है, ठीक है, पहले कोर्ट फी पे होती है फिर उसके बाद रजिस्ट्री होती है, ठीक है। तो पहले बेसिकली कोर्ट रजिस्ट्रेशन फी का मतलब ये होता है कि परमिशन होती है ये रजिस्ट्री की, कि पहले हम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करते हैं कि ये देखो मुझे रजिस्ट्री करानी है, ठीक है, तो फिर रजिस्ट्री होती है उसके बाद। ये अगर वेंडर ने, सेलर ने बियर किया है तो वो भी घटा ले, हालांकि ये सब खर्चे बायर बियर करता है, ये सब बायर का लफड़ा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, अगर मान लो बेचने के लिए कहीं गए थे, ठीक है, इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट कचहरी के खर्चे। लिटिगेशन एक्सपेंडिचर फॉर क्लेमिंग एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। ये एक बात है पूरी लिटिगेशन से लेके यहां तक। और जैसे मान लीजिए मेरी जमीन को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, ठीक है, और मुझे कंपनसेशन दे दिया 50 लाख रुपया। फिर से सुनिएगा, सरकार ने मेरी जमीन को ले लिया, सरकार ने मेरी जमीन को ले लिया और मुझे कंपनसेशन दे दिया 50 लाख रुपया। क्या मुझसे पूछा सरकार ने? नहीं पूछा। सरकार जो मुआवजा देती है तो आपसे थोड़ी ना पूछती है, सरकार अपना मुआवजा खुद से डिसाइड करती है, ठीक है। सच पूछिए तो 2 दिन पहले मैं उस जमीन को बेचने वाला था, मैंने बेचा नहीं और तब तक ने सरकार को एक्वायर कर लिया। मैंने रेट भी लगाया था उसका 35 लाख रुपया। 2 दिन पहले ही जमीन को 35 लाख रुपए में बेचने वाले थे, 2 दिन और डील हो नहीं पाई, वो डील हो नहीं पाई। 2 दिन पहले ही 35 लाख रुपए का बेच रहे थे, डील हो नहीं पाई वो, इसलिए जमीन बिक नहीं पाई। और 2 दिन बाद सरकार मेरी जमीन को ले लेती है और 50 लाख रुपए का मुआवजा डिसाइड कर देती है मेरा। एक बात बताइए, हम खुश होंगे कि नहीं? हम खुश होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलिए, आपको क्या लगता है? खुश होंगे? आपको लगता है हम खुश होंगे? हम खुश नहीं होंगे। पता है, हम तुरंत रोने लग जाएंगे। बताओ, सरकार ने मेरी जमीन ले ली, 50 लाख रुपया दे दिया ना, हमसे पूछा ना कुछ। ये कोई मजाक है क्या? मेरी जमीन ले ली 50 लाख रुपए की, 80 लाख रुपए में बिक जाती हो तो। ये है पब्लिक। हम जब अपनी मर्जी से कुछ करते हैं ना तभी हमको तसल्ली होता है। हम 2 दिन पहले 35 लाख रुपए की अपनी मर्जी से बेच रहे थे, हमें खुशी ये थी, लेकिन सरकार ले ली 50 लाख रुपए भी दे दी ना तो भी 90% जनता दुखी रहेगी। वो कहेगी सरकार जमीन ले ली 80 लाख रुपए की, मेरी जमीन ले ली 50 लाख दे दी, क्योंकि खुद से दे दी ना, पूछी तो नहीं आपको, तो आपको कभी तसल्ली नहीं है। आपको लगेगा भाव ज्यादा था उसका, आपको खुशी नहीं मिलेगी और आप कोर्ट चले जाते हो और कोर्ट में जाके बोलते हो कि मेरी जमीन का मुआवजा सही नहीं है। तो कोर्ट कचहरी के जो खर्चे लगते हैं, कह रहा है कि वो खर्चे आपके एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माने जाएंगे। लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर क्लेमिंग एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन बढ़वाने के लिए कि 50 लाख मिला, अब हम 80 लाख चाहते हैं ना, तो 30 लाख का कंपनसेशन बढ़वाने के लिए जो कोर्ट कचहरी के आपने खर्चे किए हैं वो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माना जाएगा, वो भी खर्चा माना जाएगा, ठीक है। और किसी केस में कोर्ट कचहरी का खर्चा नहीं, कोर्ट कचहरी का खर्चा माना जाएगा अगर आप कंपनसेशन बढ़वाने के लिए चले जाते हो। और कंपनसेशन बढ़वाने के लिए कब जाओगे? अपनी मर्जी से बेचे हो फिर चले जाओगे। पहले 20 लाख का दे दी, फिर गए और ये कम मिल गया, अरे तुम्हें खुद बेचा है 20 लाख का,
बढ़वाने के लिए कोर्ट कब जाओगे? निश्चित ही सरकार आपकी जमीन कंपल्सरी एक्वायर कर लेगी, क्योंकि वहां से पूछा नहीं गया था, तो आप कह सकते हो कम मिला है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप बढ़वाने के लिए कंपनसेशन कोर्ट जाते हो तो जो कोर्ट कचहरी का खर्चा है वो खर्चा एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर माना जाएगा। आइए अब बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ने की जरूरत है नहीं बच्चों, मैं बताता हूं। जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो खरीदते समय जितना खर्चा लगता है खरीदने की वजह सब जोड़ दीजिए, सब मिला के जो कहलाता है वो परचेज कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, किसी को ब्रोकरेज दिए होंगे, स्टैम्प पेपर का खर्चा हुआ होगा, और भी बहुत कुछ हुआ होगा। ठीक है, 2-4-5 मीटिंग की होगी परचेज करने के लिए, मीटिंग में खर्चे हुए होंगे, वो सब जोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी की कॉस्ट में सारा जोड़ा जाएगा। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने कोई कर्ज वगैरह लिया था, ठीक है, तो उस कर्ज का जो इंटरेस्ट है वो भी उस प्रॉपर्टी में ही जोड़ दिया जाएगा। आइए पढ़ाते हैं आपको। The cost of acquisition of an asset is the value for which it is acquired by the SEC. It means that whatever cost is incurred for getting an asset plus all expenses incurred to acquire it is cost of acquisition. Interest paid on money borrowed for purchase of the capital asset would constitute part of cost of acquisition. कर्जा लिए थे उसका इंटरेस्ट भी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, प्रोवाइडेड सच इंटरेस्ट हैज नॉट बीन डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन। हाँ, उस इंटरेस्ट को कहीं और आपने ना घटाए हो तब प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जोड़ी जाएगी। एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊं बच्चों, आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया है ना, कि जब मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो उस पर इंटरेस्ट जो पे करता हूं वो इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल की तरह डिडक्ट हो जाता है। जब आप इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल को सेक्शन 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्ट कर लेते हो, तब मत जोड़ देना प्रॉपर्टी की कॉस्ट में। प्रॉपर्टी की कॉस्ट में इंटरेस्ट के पैसे को, ब्याज के पैसे को तब जोड़ा जाता है जब आपने उस ब्याज की डिडक्शन ना ली हो। अंडरस्टूड एवरीवन? Similarly, if any loan has been taken to purchase a plot, the interest paid or payable on such loan till the building is constructed on the plot shall be included in the cost of land. मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदी, ठीक है, और जब तक कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती, जब तक कि उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती, वो सारा ब्याज जो है वो लैंड की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। However, in the following cases, the above meaning of cost of acquisition does not hold good. अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब आपकी परचेज कॉस्ट नहीं है। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जितने में आपको मिला है प्रॉपर्टी वो परचेज कॉस्ट नहीं है, परचेज कॉस्ट कुछ और ही कहलाई। और ये 7 सिचुएशन है बच्चों जो बहुत ध्यान से समझना है कि मुझे जितने में मिली है वो कॉस्ट नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, 10 लाख की जमीन खरीदे तो 10 लाख कॉस्ट, लेकिन 7 केसेस बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। और यहां पे मुझे ये सीखने को मिलेगा कि मैंने जितने में पाया प्रॉपर्टी वो मेरी कॉस्ट नहीं कहलाती है, कॉस्ट मेरी कुछ और होती है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 49(1). क्या है ये बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी पिताजी के विल में मिली, ठीक है, वसीयत में मिली, ठीक है। प्रॉपर्टी पिताजी ने 10 लाख रुपए में खरीदी थी, आपको वसीयत के थ्रू मिली है, तो आपको कितने में मिली है प्रॉपर्टी? आपको तो अंडा में मिली, कुछ दिए थोड़ी ना हो। पिताजी की कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, आपको तो वसीयत में प्रॉपर्टी मिल गई, तो आपकी कॉस्ट 0। आपने इसको बेचा 25 लाख रुपए में, कॉस्ट कितनी? 0 घटाएंगे? सरकार कहती है नहीं, जो पिताजी की कॉस्ट थी वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। सेक्शन 49(1) ये कहता है, सेक्शन 49(1) ये कहता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, विल में मिली है, इनहेरिटेंस में मिली है, गिफ्ट में मतलब किसी ने गिफ्ट कर दिया, विल में मतलब वसीयत, इनहेरिटेंस का मतलब पिताजी की इकलौती संतान हो तो सब कुछ इनहेरिट आप ही करोगे, ठीक है, तो इनहेरिटेंस में मिली है। अगर कोई भी चीज गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिली है तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर का मतलब जो आपके पहले मालिक था प्रॉपर्टी का, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर शैल बी कॉस्ट ऑफ करंट ओनर। जो पिछले ओनर की कॉस्ट थी वही करंट ओनर की कॉस्ट होगी। ये रहे पिताजी, ठीक है, ये रहा बेटा, ठीक है। पिताजी की कॉस्ट थी एक प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपया,
पिताजी ने बेटे को इसे दे दिया विल में वसीयत के थ्रू। अब इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट होगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ये है सेक्शन 49(1). ठीक है, चाहे विल में मिल जाए, चाहे गिफ्ट में मिल जाए, चाहे इनहेरिट कर ले, तीनों का मतलब समझ में आता है ना। इनहेरिट का मतलब होता है जैसे पिताजी का सब कुछ आपका हो गया, स्वाभाविक से हो जाएगा। अगर आप इकलौती संतान हो तो सारी चीज आप ही इनहेरिट कर लोगे। गिफ्ट का मतलब आप समझते ही हो, कोई भी किसी को प्यार मोहब्बत में कुछ भी दे सकता है, दैट इज गिफ्ट। विल वसीयत, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए अगर आपको कोई भी चीज फोकट में मिली है, हम तो इस चीज सिंपल बता रहे हैं एकदम 49(1) समझने का मतलब, कोई भी चीज अगर आपको फोकट में मिल गई तो जो आपके पहले उस प्रॉपर्टी का मालिक था उसकी जो कॉस्ट थी वही कॉस्ट आपकी होगी। समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो बोलिए, आ गया समझ में? अच्छा, अब आप फिर से सुनिए, अगर समझ में आ गया तो देखिए आप आंसर कर पा रहे हैं क्या। ये देखिए ए, ये बी, ए का बेटा है बी, बी का बेटा देखिए सी, सी का बेटा डी। ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, बी ने प्रॉपर्टी सी को दी, सी ने प्रॉपर्टी डी को दी, सब विल के थ्रू, वसीयत के थ्रू आ रही है सारी प्रॉपर्टीज। ए ने प्रॉपर्टी खरीदी थी कॉस्ट 10 लाख रुपीस। ठीक है, आज प्रॉपर्टी किसके पास है? डी के पास है। डी बदतमीज है, ये अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं देगा, ये तो बेच के खा जाएगा सब कुछ। इसने सेल कर दिया, अब ये विल में नहीं दे रहा है, ये किसी को बेच रहा है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है यहां पे कि डी ने बेचा तो डी के हाथ में अब इनकम आएगी। इसकी सेल कितने का बेचा? सेल बेच रहा है 1 करोड़ रुपए का, लेस कॉस्ट। तो हमने आपको कॉस्ट सिखाया है कि अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है, तो प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट होती है, प्रॉपर्टी का पहले जो मालिक था उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बन जाएगी। तो डी का प्रीवियस ओनर कौन? सी, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट तो खुद अंडा है, सी को तो फोकट में मिला था, तो क्या कॉस्ट जीरो हो जाएगी? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भी जीरो है? नहीं, जीरो नहीं होगी। प्रीवियस ओनर का मतलब क्या है ये भी समझिए। प्रीवियस ओनर का मतलब है वो प्रीवियस ओनर जिसको फोकट में नहीं मिला था। प्रीवियस ओनर का मतलब ये नहीं है तुम्हारे पहले जो मालिक था, प्रीवियस ओनर का मतलब है तुम्हारे पहले का वो मालिक जिसको 49(1) में नहीं मिला था। डी को 49(1) में मिली है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो सी को भी तो 49(1) के तहत ही मिली है। 49(1) ही है गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। ठीक है, और सेक्शन 49(1) ये कहता है प्रीवियस ओनर का मतलब क्या होता है? वो प्रीवियस ओनर, वो पहले वाला प्रॉपर्टी का ओनर जिसको 49(1) से नहीं मिली है, मतलब जिसको फोकट में नहीं मिली है। किसने पैसे लगा के लिया है? ए ने। तो इसकी जो कॉस्ट है वो डी की कॉस्ट होगी। ये है इसके लिए प्रीवियस ओनर। इसके पिताजी इसके प्रीवियस ओनर नहीं कहलाएंगे, प्रीवियस ओनर कहलाएगा ए। सी इसके पिताजी हैं, बी दादाजी हैं और ए परदादाजी हैं। ठीक है, परदादाजी का जो कॉस्ट था वो डी के लिए क्या कहलाएगा? यहां पे कॉस्ट। सबको समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, क्यों सी प्रीवियस ओनर नहीं कहला रहा है? सी प्रीवियस ओनर इसलिए नहीं कहला रहा है क्योंकि सी ने खरीदी नहीं थी प्रॉपर्टी। प्रीवियस ओनर का मतलब होता है वो प्रीवियस ओनर जिसने 49(1) से प्रॉपर्टी नहीं ली है, मतलब गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस से नहीं मिला है, उसने पैसे खर्च किए थे, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी कॉस्ट करंट ओनर की कॉस्ट होगी। अच्छा, मान लो पिताजी प्रॉपर्टी बेच दिए होते तो सी प्रॉपर्टी बेच दिया होता, तो इसके लिए प्रीवियस ओनर कौन होता? इसके लिए भी प्रीवियस ओनर यही ए होता, यही ए प्रीवियस ओनर होता, क्योंकि इसी ने प्रॉपर्टी 49(1) से एक्वायर नहीं की। क्योंकि सी के पिताजी हैं बी, इसके पहले ये मालिक थे, लेकिन बी ने तो पैसे खर्च किए ही नहीं थे, बी ने खुद ही 49(1) से प्रॉपर्टी एक्वायर किया था। तो चाहे प्रॉपर्टी बी बेच देता, सी बेच देता या डी बेच रहा है, सबके लिए प्रीवियस ओनर ए है। ठीक है, कॉस्ट कितनी कहलाएगी? कॉस्ट हो जाएगी 10 लाख रुपया डी की। अभी आपसे आगे की बात करेंगे, इंडेक्सेशन वगैरह भी होगा, लॉन्ग टर्म है एसेट, ठीक है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी बिक रही है, ठीक है, तो कॉस्ट नहीं होगा यहां पे, तो इंडेक्स कॉस्ट होगा। तो अभी जब इंडेक्स पे पहुंचेंगे तब वो चर्चा करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सेक्शन 49(1)
चलिए पढ़ते हैं। The cost to the previous owner is deemed to be the cost of acquisition to the SSE in case where capital asset became the property of the SSE under any mode of transfer described below. कह रहा है कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी इज डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द एसएससी। जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है वही एसएससी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है नीचे दिए गए मोड में, पहला एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन द टोटल ऑफ पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर एक परिवार का बंटवारा होता है और उसमें प्रॉपर्टी मेंबर्स को मिल जाती है तो मेंबर्स के हाथ में जो प्रॉपर्टी आती है उसकी कॉस्ट क्या होती है, जितने में परिवार ने उसे खरीदा था। क्योंकि भाई परिवार का बंटवारा हुआ तो प्रॉपर्टी जो मिली वो कैसे मिली, खरीद के मिली है क्या? नहीं, वो तो फोकट में मिल गई ना। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट होगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, मतलब जो एचयूएफ ने जितने में खरीदा था वो कॉस्ट हो जाएगी मेंबर्स के हाथ में। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर गिफ्ट ऑफ विल, किसी से मुझे गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी मिली, राइट? किससे गिफ्ट मिला? कोई भी दे सकता है गिफ्ट। तो मुझे मेरे दोस्त ने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, मुझे एक फ्लैट गिफ्ट में मिल गया, तो जो उसकी कॉस्ट है वो मेरे हाथ में कॉस्ट कहलाएगी। उसने 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीद के मुझे दे दिया गिफ्ट में, तो 20 लाख रुपए मेरी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, विल वसीयत में मिल गया, किसकी वसीयत में? पिताजी की वसीयत। अरे नहीं, मेरे दोस्त के पिताजी ज्यादा रईस है, मेरे दोस्त के पिताजी ज्यादा रईस हैं, इसलिए मैंने उनकी बुढ़ापे में खूब सेवा की ताकि वो बुढ़ाऊ मरते मरते वसीयत मेरे नाम लिख जाए। ठीक है, हमको मालूम है उनका बेटा तो निकम्मा है, वो तो ध्यान रखता नहीं है, तो एक काम करते हैं हम ही उसके पिताजी का ज्यादा ख्याल रखते हैं, प्रॉपर्टी भी खूब है, अगर वसीयत मेरे नाम लिख गए तब तो वल्ले वल्ले हो जाएगी मेरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विल का मतलब है वसीयत। वसीयत किसी की भी हो सकती है। अगर मेरे दोस्त के पिताजी की वसीयत के थ्रू भी मुझे प्रॉपर्टी मिली तो हर प्रॉपर्टी की कॉस्ट मेरे लिए क्या कहलाएगी जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूंगा? जितने में मेरे दोस्त के पिताजी ने खरीदी थी। मेरे दोस्त के पिताजी ने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो मुझे दे दी वसीयत के थ्रू, तो मेरी कॉस्ट भी कितनी है? 10 करोड़। अगर अब उस प्रॉपर्टी को मैं 15 करोड़ में बेचूंगा तो मुझे 5 करोड़ का ही इनकम कहलाएगा। हालांकि मेरे लिए तो फोकट की प्रॉपर्टी थी, 15 करोड़ में बेच के 15 करोड़ मिला, लेकिन सरकार कहती है इनकम ऐसे नहीं निकालेंगे, इनकम निकालेंगे 5 करोड़ रुपए घटाने के बाद। ठीक है, सॉरी, कितना घटाने के बाद? दोस्त के पिताजी ने कितने में खरीदी थी? 10 करोड़, तो 10 करोड़ रुपया घटाने के बाद इनकम आएगी। ठीक है, जब भी आपको प्रॉपर्टी फ्री में मिली तो जो आपके पहले मालिक था उसकी जो लागत थी, जो कॉस्ट थी, वो आपकी कॉस्ट है। फिर देखिए, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फर्म इनटू कंपनी, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि जब फर्म कंपनी बन रही है या फिर प्रोप्राइटरशिप कंपनी बन रही है, याद आ रहा है वो सब सिचुएशन? तो उसमें क्या हो रहा था कि जब फर्म कंपनी बन रही थी या फिर प्रोप्राइटरशिप कंपनी बन रही थी तो वहां पे ऐसा हो रहा था कि जो भी कॉस्ट फर्म की या प्रोप्राइटरशिप की थी एसेट की, वही कॉस्ट कंपनी के हाथ में कहला रही थी। वो तो पहले भी पढ़ लिए थे, यही चीज यहां भी कह रहा है कि अगर कन्वर्जन होगा प्रोप्राइटरशिप का कंपनी में तो जो प्रोप्राइटरशिप की कॉस्ट है वही कंपनी की कॉस्ट कहलाएगी। आज सेकेंड पॉइंट, where the previous owner has acquired the property in the aforesaid manner, the previous owner of the property means the last previous owner who acquired the property by means other than those discussed above. Previous owner का मतलब क्या है? Last previous owner who acquired the property by means other than those discussed above. जिसने प्रॉपर्टी कुछ अलग तरीके से एक्वायर की है, मतलब खरीदी है। कह रहा है कि जिसने प्रॉपर्टी ऊपर जो डिस्कस की है उस तरीके से एक्वायर की है, वो प्रीवियस ओनर नहीं है, वो लास्ट वाला प्रीवियस ओनर होगा। जैसे यहां पे हमने देखा, वो लास्ट वाला प्रीवियस ओनर होगा जिसने प्रॉपर्टी कुछ अलग तरीके से एक्वायर की है। कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट बॉर्न बाय द प्रीवियस ओनर और द एसएससी विल बी एडेड टू द सच कॉस्ट। इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट बॉर्न बाय द प्रीवियस ओनर और द एसएससी विल बी एडेड टू द कॉस्ट। अगर प्रीवियस ओनर ने या फिर करंट ओनर ने कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है तो वो इंप्रूवमेंट का खर्चा निश्चित कंसिडर किया जाएगा। In order to find out whether the capital asset is short term or long term in the above cases, the period of holding of the previous owner shall also be taken into consideration. Period of holding कितनी मानी जाएगी? जब ये बेचेगा प्रॉपर्टी को, आज यहां पे प्रॉपर्टी बिक रही है ना, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से लेके यहां तक की होगी। ये है पीरियड ऑफ होल्डिंग। ऐसा समझिए, ये
डी तो बड़ा बदतमीज किस्म का था। प्रॉपर्टी 4 पुरखों से प्रॉपर्टी चली आ रही थी, एक दूसरे को मिलते आ रही थी। इसने तो क्या किया, तुरंत प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी मिलने के 2 दिन के अंदर प्रॉपर्टी बेच दी। 2 दिन के अंदर प्रॉपर्टी मिलने के प्रॉपर्टी इसने बेच दी है। फिर भी ध्यान दीजिए, जो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहलाएगी वो यहां से यहां का पीरियड नहीं लिया जाएगा, ये नहीं कंसीडर होना है, ये नहीं कंसीडर होना है। पीरियड जो कंसीडर होना है वो जहां से कॉस्ट उठा रहे हो ना, वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंसीडर होगी। ये तो पट्टा डी जो है 2 ही दिन में बेच दिया था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए, नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म आ जाएगा, क्योंकि पर दादा जी ने जब से खरीदा था ना, तब से कंसीडर होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है। इंडेक्सेशन कहां से मिलेगा, महंगाई का इंपैक्ट कब से लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, उसमें महंगाई का इंपैक्ट कब से लगाएं। Indexation benefit in respect of gifted assets shall apply from the year in which the asset was first acquired by the previous owner. Previous owner ने जब एक्वायर किया, वहीं से महंगाई का इंपैक्ट भी लगाइए। तो इस 10 लाख रुपए पे महंगाई का इंपैक्ट यहां से लेके पूरा यहां तक लगेगा, यही है इंडेक्सेशन भी। इतने वर्षों का महंगाई का इंपैक्ट लगेगा। तो यहां पे इंडेक्स्ड कॉस्ट, यहां पे कॉस्ट नहीं होगी बच्चों, यहां पे एक घटेगा इंडेक्स्ड कॉस्ट। 10 लाख रुपए को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, होल्डिंग पीरियड यहां से यहां की ली जाती है, ये बात एक्ट में लिखी है, इनकम टैक्स एक्ट में। इंडेक्सेशन यहां से यहां तक लिया जाएगा, ये एक्ट में नहीं लिखी है, ये वाली बात केस में डिसाइड हुई है, कोर्ट के केस में डिसाइड हुई है कि इंडेक्सेशन यहां से यहां तक लिया जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो भी अपने आप में क्या होते हैं, कानून होते हैं, जब तक कि एक्ट कोई बात इस पर ना कहे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये कानून है, सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह का केस है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी केस में ये डिसाइड हुआ था कि जब प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी जहां पे एक्वायर की है, वहां से इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर आपको गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी मिलती है, आपको प्रॉपर्टी कैसी मिली है, गिरवी रखी हुई, तो आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। अगर आपको ऑलरेडी एक मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है, इफ यू आर रिसीविंग अ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन योर हैंड। आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद दिस विद एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी परचेज की 10 लाख रुपए की। मिस्टर एक्स ने इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, मॉर्गेज कर दिया, और इस पे लोन ले लिया 7 लाख रुपए का। और मॉर्गेज करने के बाद, लोन लेने के बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। मिसेस एक्स ने इस प्रॉपर्टी को टेकअप कर लिया, मिसेस एक्स के पास ये प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन मिसेस एक्स के पास ये गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, मिसेज एक्स की कॉस्ट क्या कहलाएगी, कॉस्ट हमेशा होती है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट 10 लाख रुपए वो, और सिंस एक प्रॉपर्टी अगर आपको गिरवी रखी हुई मिलती है, तो इस लोन को चुकाने में जितना पैसा पे होगा, 7 लाख रुपए का कर्ज था, ब्याज मिला के पे हुआ है 7.5 लाख रुपया, तो 7.5 लाख रुपया और जोड़ दिया जाएगा। मिसेज एक्स के हाथ में इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कहलाएगी 17.5 लाख रुपया। समझ में आया कि नहीं। जैसे कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर तो कॉस्ट होती है, जो मेरे पहले मालिक था उसकी कॉस्ट मेरी कॉस्ट हो जाएगी, और उसके बाद जितना पैसा मैंने एक कर्ज को अदा करने के लिए पे किया है, वो भी क्या होगा, मेरी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, अगर मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी मुझे मिली है तब। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए में मैंने कर्ज अदा किया, तब प्रॉपर्टी रिलीज कराए, तो 10 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 17.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अच्छा, अब यहीं पे मान लो अगर मैं केस ऐसा बोलूं कि मिस्टर एक्स ने कर्ज लिया, ठीक है, केस ये है, मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, इसको गिरवी रखा, मॉर्गेज किया, 7 लाख रुपए का लोन लिया, और फिर कुछ दिनों बाद इसको पे कर दिया। पे कितना किया, पेड 7.5 लाख विथ इंटरेस्ट। ठीक है, लोन प्लस इंटरेस्ट मिला के 7.5 लाख रुपए पे किया। मिस्टर एक्स की कॉस्ट प्रॉपर्टी की क्या कहलाएगी,
कॉस्ट 10 लाख रुपए ही कहलाएगी। मिस्टर एक्स को थोड़ी ना गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी मिली है, मिस्टर एक्स की तो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है ना। अगर आपको गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी मिल जाए तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर प्लस अमाउंट पेड टू रिलीज द मॉर्गेज, ये कॉस्ट होती है। ठीक है, याद रहेगा। इन केस ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी received, cost of acquisition is cost to previous owner plus cost to previous owner plus मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर प्लस अमाउंट पेड टू गेट मॉर्गेज रिलीज, amount paid to get mortgage released। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट विल बी द एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड अराइज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। क्या कहता है? कहता है आपकी ज्वेलरी की शॉप थी, ठीक है, आपने क्या किया था, इस ज्वेलरी की शॉप में एक नेकलेस खरीदा था। ध्यान दीजिएगा, ये ज्वेलरी की शॉप की बात कर रहे हैं, दुकान के लिए खरीदा था, दुकान में नेकलेस लगाया था 5 लाख रुपए का। 10 साल बाद आपने इस नेकलेस को अपनी वाइफ के लिए घर ले आए। मेरी ज्वेलरी की दुकान, मैंने दुकान में लगाने के लिए 5 लाख रुपए का नेकलेस खरीदा, 10 साल बाद मैं अपनी बीवी को घर में दे दिया ये नेकलेस। ठीक है, मतलब ये अभी तक मेरा स्टॉकिंग ट्रेड था और अब ये मेरा क्या बन गया, कैपिटल एसेट। ठीक है, बीबी को दे दिया ये, जिस दिन दिया उस दिन 25 लाख रुपए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी 25 लाख रुपए थी। क्वेश्चन ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट विल बी द एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। अब इस कैपिटल एसेट की जो कॉस्ट होगी वो 25 लाख ही कहलाएगी, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है। ठीक है, दूसरा, पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड अराइव फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। होल्ड, अब इसको हम फर्दर जब सेल करेंगे, सेल कर रहे हैं यहां पे, तो होल्डिंग और इंडेक्सेशन इतने ही पीरियड का होगा, इतने पीरियड की होल्डिंग भी होगी और इतने ही पीरियड का इंडेक्सेशन भी लिया जाएगा। मतलब जब आपने दुकान में माल खरीदा था वो पीरियड नहीं कंसिडर होगा, जिस दिन बीवी को नेकलेस दिए कैपिटल एसेट बना वहां से लेके जिस दिन तक सेल हुआ वो होल्डिंग पीरियड है। महंगाई का इंपैक्ट भी इतने ही पीरियड का होगा। हो सकता है सेल यहां पे आपने 40 लाख रुपए का किया हो, कॉस्ट कहलाएगी 25 लाख रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। पॉइंट नंबर 7, where the capital gain arises from the transfer of asset declared under the income declaration scheme 2016 and the tax surcharge and penalty have been paid in accordance with the provision of the scheme on the fair market value of the asset as on the date of commencement of the scheme, the cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the fair market value of the asset which has been taken into account for the purpose of the said scheme। आपको पता है 2016 में अप्रैल से लेके सितंबर 2016 तक के लिए एक स्कीम भारत सरकार ने चलाई थी जिसका नाम था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपनी ब्लैक मनी बताइए, जो भी आपकी ब्लैक मनी है बताइए, और मोटा मोटी 45% के आसपास आपसे टैक्स लिया जा रहा था। जो भी ब्लैक मनी है बताइए, 45% टैक्स दीजिए, सब वाइट हो गया आपका, और अब छिपाने की जरूरत नहीं है। वो इनकम आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए, आराम से इस्तेमाल कीजिए, कोई डर नहीं है। राइट, और सितंबर 2016 तक ये स्कीम चलाई भी शायद इसीलिए गई थी कि लोग इसमें अपनी सारी ब्लैक मनी को दिखाएं। देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं पावर में, व्हेन ही हैड बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 2014, तब से ये ब्लैक मनी कर रहे हैं। ठीक है,
और इन्होंने ब्लैक मनी डिक्लेरेशन के लिए ऑप्शन भी दिया था अप्रैल से सितंबर 2016। सरकार को यह उम्मीद थी कि लोग बहुत ज्यादा अपनी ब्लैक मनी दिखाएंगे और बहुत ज्यादा पैसा टैक्सेस के जरिए सरकार के पास आएगा, लेकिन ये स्कीम पूरी तरीके से फेल हो गई। सरकार ने जो एक्सपेक्ट किया था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 में कि टैक्स आएगा, वो आया नहीं। और शायद यही एक कारण था कि 2016 में कब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नवंबर में नोट कब बंद किए गए थे 500,000 के, नवंबर में शायद ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 7 नवंबर 2016 की डेट है। तो देखिए सितंबर तक ये स्कीम चली और लोगों ने ब्लैक मनी डिक्लेयर नहीं की। सरकार ने कहा अब डिक्लेयर करोगे, कैसे नहीं करोगे, 500,000 के नोट ही बंद कर दिए सरकार ने। ठीक है, तो ये डिमोनेटाइजेशन 2016 में, उसके बाद यही एक बड़ा कारण था शायद इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के फेल हो जाने का। और जो लोगों ने भी, अब बात क्या हो रही है, यहां पे क्या बात हो रही है कि इस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में आपने जो भी अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह लोग दिखाई थी, तो उसकी इनकम पता है क्या मानी गई थी सरकार ने। जैसे इस स्कीम में हमने कहा कि मेरे पास एक फ्लैट है, ठीक है, ये मैंने ब्लैक मनी से लिया था, मैं ये सरकार को दिखा रहा हूं। तो फ्लैट तो मैंने लिया था 20 लाख रुपए का, लेकिन सरकार 20 लाख रुपए नहीं मान रही थी, कह रही थी आज ये फ्लैट तो कितने का है, 80 लाख रुपया। तो 80 लाख रुपए आपकी इनकम मान रही थी। तो जब भी हम प्रॉपर्टी सरकार को दिखा रहे थे इस स्कीम के तहत, तो जो उसकी कॉस्ट थी वो ब्लैक मनी नहीं मानी जा रही थी, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू थी वो ब्लैक मनी मानी जा रही थी। और आपको टैक्स जो देना था वो मार्केट वैल्यू पे देना था। अब उस प्रॉपर्टी को जब बेचा जाएगा तो कैपिटल गेन कैसे होगा, कॉस्ट क्या ली जाएगी, कह रहा वही मार्केट वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू आपकी इनकम बनी थी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में, जो मार्केट वैल्यू आपकी इनकम बनी थी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में, वही मार्केट वैल्यू कॉस्ट बन जाएगी अब उस एसेट की। ठीक है, तो जैसे 20 लाख रुपए का फ्लैट मैंने ब्लैक मनी से लिया, सरकार को इस स्कीम में कहा कि देखिए ये फ्लैट मेरी ब्लैक मनी से है, सरकार ने कहा कि मार्केट वैल्यू तो आज इसकी 80 लाख रुपए है, तो 80 लाख रुपए पे मैंने टैक्स दे दिया, वो मेरा फ्लैट अब डिक्लेयर हो गया। अब जब मैं उसको बेचूंगा मान लीजिए 90 लाख रुपए में, तो कॉस्ट उसकी 80 लाख कहलाएगी और कैपिटल गेन 10 लाख रुपए का होगा। ये है अगला पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ आगे की चर्चा करेंगे। विल स्टॉप हियर।